Hello everyone, welcome back to the PYQ series of DSSB TGT Natural Science। इसमें हम अभी कर रहे थे वो एग्ज़ाम जो 27 सितंबर 2018 को हुआ था फीमेल शिफ्ट 2 में। इसमें हम ऑलरेडी केमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं और आज हम इसमें देखने वाले हैं वो क्वेश्चंस जो एनवायरनमेंट टॉपिक से आए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक फैक्टर। ऑप्शंस आर बैक्टीरिया, सनलाइट, सॉइल और वाटर। देखो जो इकोसिस्टम होता है हमारा, उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक कौन सा कंपोनेंट होता है बायोटिक और दूसरा कौन सा कंपोनेंट होता है अबायोटिक। तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक और एक कौन सा होता है अबायोटिक। अब जो बायोटिक कंपोनेंट है उसमें कौन से आते हैं, उसमें आते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो बायोटिक फैक्टर है वो हमारा किसको कवर करता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। और जो हमारा अबायोटिक फैक्टर है वो किसको कवर करता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो बायोटिक कवर करता है लिविंग को और जो अबायोटिक है वो किसको कवर करता है, वो हमारा कवर करता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, राइट। अब यहाँ पर हमसे पूछा है बायोटिक, तो हमें दिख रहा है जो बैक्टीरिया होता है वो लिविंग में आ जाएगा, यानी वो कौन सा फैक्टर होगा, बायोटिक। तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी हम दूसरे ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। देखो ऑप्शन बी है यहाँ पर सनलाइट, ऑप्शन सी है यहाँ पर सॉइल और ऑप्शन डी है वाटर। और ये तीनों ही हमारे किसके अंदर आते हैं, अबायोटिक, क्योंकि तीनों ही नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए तीनों ही क्या हो जाते हैं, अबायोटिक फैक्टर, राइट। चलो नेक्स्ट है, हु हैज़ कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी। तो किसने हमें बताया था इकोलॉजी टर्म के बारे में। ऑप्शन आर डार्विन, ऑप्शन बी लेनियस, ऑप्शन सी हक्सले और ऑप्शन डी हैकेल। तो जो हमें इकोलॉजी टर्म दी थी वो किसने दी थी, अर्नेस्ट हैकेल ने। तो इकोलॉजी टर्म को सबसे पहले कॉइन किसने किया था, अर्नेस्ट हैकेल ने, राइट। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि किसने दिया था, ये अर्नेस्ट हैकेल ने इसको दिया था, राइट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हेयर। बाकी इन तीनों के बारे में मैं बता देती हूँ। देखो यहाँ पर है डार्विन, चार्ल्स डार्विन। तो जो चार्ल्स डार्विन है उन्होंने भी एक थ्योरी दी थी और इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसका नाम क्या है, तो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी का हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। डार्विन की जो थ्योरी थी वो कौन सी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, राइट। चलो नेक्स्ट यहाँ पर है लीनियस। तो जो लीनियस थे उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, तो कार्ल लीनियस थे जिन्होंने बाइनोमियल सिस्टम दिया है नेमिंग का। प्लांट्स और एनिमल्स को किस तरीके से हम नेमिंग करते हैं, तो वो जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है वो किसने दिया है, कार्ल लीनियस ने। तो इनका नाम क्या था, वो बाइनोमियल सिस्टम, जिसके अकॉर्डिंग हम प्लांट्स और एनिमल्स को नेम देते हैं, राइट, नॉमेनक्लेचर करते हैं, याद रखें। और लास्ट हमारे बच गए हैकेल। तो ये थे जूलियन हैक्सेल। और जूलियन हैक्सले ने जो हमें दिया था वो था फादर ऑफ न्यू टेक्सोनॉमी। तो इनको किस नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। इनको न जाना जाता है फादर ऑफ न्यू टेक्सोनॉमी के नाम से, राइट। फिलहाल हमसे यहाँ पूछा था इकोलॉजी टर्म किसने कॉइन की थी, वो आपको याद रखना है, अर्नेस्ट हैकेल, जिन्होंने इकोलॉजी टर्म के बारे में बताया था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन डी, राइट। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट रीजन ऑफ एटमोस्फेयर। ऑप्शंस आर स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो हमें यहाँ पूछा है कि लोएस्ट रीजन कौन सा है एटमोस्फेयर का। देखो सपोज ये है हमारी अर्थ, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, अर्थ। और अर्थ के चारों तरफ एक एनवायरमेंट, एक एनवेलप है जिसने अर्थ को सराउंड कर रखा है। उस एनवेलप को हम क्या बोलते हैं, एटमोस्फेयर। अब ये जो एटमोस्फेयर है इसकी कितनी लेयर है, टोटल 4 लेयर्स। तो जो सबसे पहले आती है फर्स्ट लेयर वो कौन सी आती है, ट्रोपोस्फेयर। तो लोएस्ट रीजन की जो लेयर है वो कौन सी होती है, हमारी ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे आती है वो आती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद आती है हमारी मीजोस्फेयर, यहाँ पर आती है हमारी मीजोस्फेयर, राइट। उसके बाद आती है हमारी थर्मोस्फेयर, ठीक है। चलो ये वही 4 लेयर। और इसके अलावा जो इससे बाहर का पोर्शन बच जाता है वो क्या आता है, हमारा एक्सोस्फेयर, ठीक है। और ये जो हमारा मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर होता है, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम आयनोस्फेयर। तो जो मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर है इसी को हम क्या कहते हैं, दोनों को मिलाकर आयनोस्फेयर, राइट।
एक और, तो यहाँ पर हमसे लोएस्ट रीजन पूछा था। अगर मैं यहाँ से लोएस्ट रीजन की बात करूँ तो जो लोएस्ट रीजन है वो कौन सा हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पर सबसे लोएस्ट रीजन किसका है, ट्रोपोस्फेयर का। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, ट्रोपोस्फेयर। और ट्रोपोस्फेयर क्या, ऑप्शन सी, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। अच्छा, इसके बारे में, इसके बाद आपको इनकी हाइट भी ऑलमोस्ट याद रखनी है, यानी अर्थ से 0 से 11 किलोमीटर तक अप्रॉक्स ट्रोपोस्फेयर होता है, राइट। 11 से 50 किलोमीटर तक अप्रॉक्स हमारा स्ट्रेटोस्फेयर होता है। 50 से 85 किलोमीटर तक हमारा मीजोस्फेयर होता है। उसके बाद 85 से लेकर 500 किलोमीटर तक थर्मोस्फेयर होता है। और लास्ट 500 से लेकर 1000 किलोमीटर तक हमारा एक्सोस्फेयर होता है, राइट। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो एक तो ट्रोपोस्फेयर है और एक स्ट्रेटोस्फेयर है। हम जहाँ लाई करते हैं वो ट्रोपोस्फेयर रीजन हो गया, हाइट उसकी 0 से 11 तक होती है। स्ट्रेटोस्फेयर वो होता है जिसमें ओजोन लाई करती है, यानी जो हमें सन की यूवी रेडिएशन से बचाती है, वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। और वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 11 से 50 किलोमीटर तक। इतना आपको याद रखना है, राइट। चलो, तो इसका आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी, ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स डैमेज द ओजोन लेयर? ऑप्शन आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ऑप्शन बी हेक्साक्लोरोकार्बन्स, ऑप्शन सी सल्फर हेक्साफ्लोराइड और ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड। देखो यहाँ पूछा है कि वो कौन से केमिकल है जो ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। तो अभी बताया था जो हमारी ओजोन लेयर है वो कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। फंक्शन क्या होता है इसका, ये हमें सन की यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। तो ये हमें किससे प्रोटेक्ट करती है, सन की यूवी रेडिएशन से, राइट। और कहाँ प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फेयर में। क्लियर, इतना तो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पूछा है कि वो कौन से केमिकल्स हैं जो ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। तो देखो उसमें आपको याद रखना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन शॉर्ट जिसे हम कहते हैं CFCS। ये हमारे एयर कंडीशनर्स या रेफ्रिजरेटर्स के अंदर होते हैं और ये क्या करते हैं, ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। ये ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में जाकर रेडिकल चेन स्टार्ट करते हैं जिसकी वजह से ओजोन लेयर डैमेज होती है। तो ये आपको याद रखना है कि ओजोन लेयर को डैमेज करने वाले केमिकल का नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, राइट। चलो नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पीसीज ऑफ अ कम्युनिटी ओवर टाइम इज नोन एज, ऑप्शन ए इकोलॉजिकल नीश, ऑप्शन बी इकोलॉजिकल सक्सेशन, ऑप्शन सी इकोटोन और ऑप्शन डी इकोस्फेयर। तो देखो यहाँ पर पूछा है कि एक कम्युनिटी की स्पीशीज के स्ट्रक्चर में जो चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर तो आएगा ऑप्शन बी इकोलॉजिकल सक्सेशन। देखो ये क्या होता है, एक कम्युनिटी, देखो यहाँ सक्सेशन, देखो सक्सेशन का मतलब क्या होता है, ऐसा लगा लो सक्सेसर, सक्सेसर मतलब आने वाली पीढ़ी, ऐसे लगा लो। तो एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में तब तक चेंज आता रहता है जब तक कि वो कम्युनिटी एनवायरनमेंट के साथ एक इक्विलिब्रियम सेटअप ना कर ले। तो तब तक उसकी स्ट्रक्चर्स में या उसके अडेप्टेशन में चेंज आता रहता है। और ऐसा तब तक होगा जब तक वो कम्युनिटी एनवायरनमेंट के साथ इक्विलिब्रियम के साथ एनवायरनमेंट के साथ इक्विलिब्रियम सेटअप ना कर ले। अब ये जो लास्ट कम्युनिटी होती है जो एनवायरनमेंट के साथ इक्विलिब्रियम सेटअप कर लेती है उसे हम कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी, राइट। तो ये जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है जो एनवायरनमेंट के साथ सेटअप कर लेती है और इस प्रोसेस को पूरा एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी तक जाना, इसे क्या बोलते हैं हम, इकोलॉजिकल सक्सेशन, राइट। और यहाँ पर एक देखो ये तो हो गया हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो तो आएगा इकोलॉजिकल सक्सेशन। बाकी यहाँ पर एक वर्ड है इकोलॉजिकल नीश। इकोलॉजिकल नीश का क्या मतलब है कि हर एक स्पीशीज का एक अपना यूनिक फंक्शनल रोल होता है ना। वो जो हर एक स्पीशीज का यूनिक फंक्शनल रोल होता है एनवायरनमेंट में, उसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल नीश, राइट। इकोटोन होता है एक इकोसिस्टम और दूसरे इकोसिस्टम के बीच ट्रांजिशन। इकोटोन होता है ट्रांजिशन एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम के बीच। जैसे एक तरफ लैंड है और एक तरफ ओशिन, तो लैंड और ओशिन के बीच जो सेटअप होगा उसे हम क्या को बोलेंगे, इकोटोन। नेक्स्ट आता है इकोस्फेयर। तो इकोस्फेयर क्या होता है, इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। तो उनका जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो एनवायरनमेंट के साथ इंट्रैक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, इकोस्फेयर। और यहाँ हमसे पूछा है कि कौन कम्युनिटी का जो टाइम के साथ चेंज आता है उसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, राइट। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीमली सेलाइन कंडीशंस। तो जहाँ बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है यानी सॉल्टी वाटर है या कुछ भी जहाँ सॉल्ट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तो कौन से प्लांट होते हैं जो सेलाइन कंडीशंस में सर्वाइव कर पाते हैं। ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए जीरोफाइट्स, ऑप्शन बी हाइड्रोफाइट्स, ऑप्शन सी एपीफाइट्स और ऑप्शन डी हेलोफाइट्स। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज हेलोफाइट्स, डी इज करेक्ट आंसर। तो जो हेलोफाइट्स होते हैं ना, हेलोफाइट्स में ऐसा लगा लो हेलोजन वर्ड आ रहा है ना, हेलोजन वही होते हैं ना
जो जैसे NaCl हो गया, Cl होता है फ्लोरीन, ये हमारे सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं, है ना। और सी वाटर में क्या होता है, सॉल्ट। तो जो हेलोफाइट्स होते हैं वो कौन सी कंडीशन में ग्रो करते हैं, सलाइन कंडीशंस में, ये सॉल्टी एनवायरमेंट्स में ग्रो करते हैं। तो जो सॉल्टी एनवायरमेंट में जहाँ बहुत ज़्यादा नमक होगा या सलाइन कंडीशन में जो ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हेलोफाइट्स। और इसके एग्जांपल जैसे शुगर बीट हो गया या आलमंड्स हो गए, तो वो हमारे क्या होते हैं, हेलोफाइट्स। जब हमसे पूछा है सलाइन कंडीशन में कौन ग्रो करते हैं, वो हमारे हो गए हेलोफाइट्स। उसके अलावा देखो यहाँ ज़ेरोफाइट्स दिया है। जो ज़ेरोफाइट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैबिटेट कंडीशन में ग्रो करते हैं। तो जहाँ ड्राई हैबिटेट होता है, ड्राई रीजन होता है, वहाँ कौन ग्रो करते हैं, ज़ेरोफाइट्स, जैसे कैक्टस। हाइड्रोफाइट्स आपको नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो मतलब वाटर, यानी ऐसे प्लांट्स जो फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं। तो जो फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। जैसे वाटर लिली, तो वाटर लिली फ्रेश वाटर में ग्रो करता है और इनका कोई रूट्स नहीं होते हैं, इनके बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड और लार्ज लीव्स होते हैं और ये फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, वाटर लिली। एपीफाइट्स क्या होते हैं, एपीफाइट्स वो होते हैं जिसमें एक ही प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर जाता है। तो जब एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर जाता है उसे क्या बोलते हैं, एपीफाइट्स। फिलहाल हमसे पूछा था यहाँ पर एक्सट्रीमली सलाइन कंडीशन, तो वो आपको याद रखना है, हेलोफाइट्स। इसका ऑप्शन करेक्ट होगा डी, राइट। चलो नेक्स्ट, 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर इन अ फूड चेन। ऑप्शन ए है इसमें ईगल, ऑप्शन बी स्नेक, ऑप्शन सी फ्रॉग और ऑप्शन डी ग्रीन प्लांट्स। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर वर्ड आपको देखना है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इनको हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। जो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाते हैं वो कौन से होते हैं, ग्रीन प्लांट्स। तो यहाँ पर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं हमारे, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन है, ग्रीन प्लांट। तो यहाँ पर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं हमारे वो कौन है, ग्रीन प्लांट्स, राइट। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन हो गए, ग्रीन प्लांट्स, राइट। आगे की बात कर लेते हैं, अगर यहाँ से फूड चेन बनाई जाए, देखो सबसे पहले आ गए ग्रीन प्लांट्स। अब जो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर सर्वाइव करेंगे, यानी ग्रीन प्लांट्स आ गए। अब ग्रीन प्लांट्स को जो खाएगा ये हो गया हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, सॉरी प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो ये आ गए हमारे प्रोड्यूसर, या इसको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर कह सकते हैं, राइट। उसके बाद आते हैं जो ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं वो कौन होते हैं, हर्बीवोरस। और जो हर्बीवोरस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। तो ये क्या होते हैं, हमारे प्राइमरी कंज्यूमर। अब अगर मैं इसमें देखूँ तो यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर का एग्जांपल नहीं है। प्राइमरी कंज्यूमर जैसे हो गया ग्रास हॉपर, तो ग्रास हॉपर जो होगा वो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर होगा, राइट। और जो प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड होते हैं वो कौन से होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड होते हैं वो कौन से होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। और यहाँ पर जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो कौन है, फ्रॉग। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो हमारा क्या है, फ्रॉग। फिर ऐसे ही टर्शियरी कंज्यूमर कौन आ जाएगा, हमारा स्नेक, है ना। और फिर उसके बाद कौन आ जाएगा, ईगल, राइट। तो ये आपको याद रखना है, ऐसे फूड चेन हमारी बनती है। फिलहाल हमसे यहाँ पूछा था प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, तो प्रोड्यूसर आपको याद रखना है ना। प्रोड्यूसर होते हैं जो खाना खुद बनाते हैं और वो कौन होते हैं, हमारे ग्रीन प्लांट्स, राइट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, ग्रीन प्लांट्स। चलो नेक्स्ट, which of the following is a renewable source of energy? ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी कोल, ऑप्शन सी सनलाइट और ऑप्शन डी फॉसिल फ्यूल्स। रीनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो इनएग्जिस्टेबल होते हैं, यानी वो ख़त्म नहीं होंगे और उनको हम बार बार रीन्यू कर सकते हैं ना। जो ट्रिमेंडस अमाउंट में प्रेजेंट हैं, कभी ख़त्म नहीं होंगे, उनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इसमें पहला ऑप्शन है पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम तो लिमिटेड अमाउंट में, ये इसका आंसर नहीं आएगा। कोल भी लिमिटेड अमाउंट में। फॉसिल फ्यूल में तो कोल और पेट्रोलियम नेचुरल गैस आते हैं, ये भी नहीं होगा। तो सनलाइट है जो हमें इनएग्जिस्टेबल फॉर्म में है, यानी ये ख़त्म नहीं होगी, इससे हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इसका ऑप्शन से क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच इज़ अ कॉमन फीचर बिटवीन राइजोबियम एंड एजोपेरिलम। तो जो राइजोबियम और एजोपेरिलम होते हैं इनके बीच क्या कॉमन फीचर है। ऑप्शन ए, बोथ आर हार्मफुल फॉर प्लांट्स, ऑप्शन बी, बोथ आर सेपरोफाइट्स, ऑप्शन सी, बोथ आर पैरासाइट्स, ऑप्शन डी है बोथ आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो देखो जो राइजोबियम और एजोपेरिलम है ये क्या है, ये हैं बायोफर्टिलाइजर्स। और बायोफर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, बायोफर्टिलाइजर्स होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो ये दोनों ही जो हैं वो क्या है, हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं जिससे सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ जाती है। तो ये सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को एनरिच करते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, बायोफर्टिलाइजर्स या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्योंकि जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होती है N2,
उसको प्लांट डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते हैं, उसको वो कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स की फॉर्म में। तो इनका जो कन्वर्जन हो रहा है नाइट्रोजन से नाइट्रेट की फॉर्म में, ये किसके किसके हेल्प से होता है? तो ये होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की हेल्प से, जो इसके एग्जाम्पल क्या है? राइजोबियम और एजोपेरिलम, राइट। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? जो हमारा अर्थ है उसमें जो हीट जनरेट होती है, जिसके कारण इंफ्रारेड रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, तो वो ट्रैप हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ता है। इसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस। मेन ग्रीन हाउस गैस आप याद रखेंगे, एक तो याद रखेंगे इसमें CH4, एक याद रखेंगे CO2, एक नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, और 4 मेन गैसेस होती हैं इसमें, और एक होता है वाटर वेपर, राइट। अब इसमें हमसे देखो यहाँ पूछा है कौन सी ग्रीन हाउस नहीं है, तो ये तो ग्रीन हाउस हो गई, ये भी ग्रीन हाउस हो गई। SO2 और ओजोन बच गए। ओजोन भी ग्रीन हाउस में आती है बट SO2 नहीं आती है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। SO2 एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पर हमसे ये पूछा है इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, SO2, राइट। चलो नेक्स्ट हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन फॉर्मेशन? तो इसमें से कौन सा एसिड रेन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इसके ऑप्शंस हैं CO2, N2O, CO and CO2, CO2 and NO2 एंड SO2 और NO2। देखो एसिड फॉर्मेशन में क्या होता है? जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ये एटमॉस्फेयर में जाकर वाटर वेपर से रिएक्शन कर लेते हैं, और जब ये वाटर वेपर से रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बना लेते हैं? एसिड। वो एसिड रेन के टाइम पे अर्थ पर वापस आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन। तो यहाँ देखो सल्फर और नाइट्रोजन किसमें? ऑप्शन डी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ पर जैसे NO2 है, तो NO2H2O से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? HNO3। या फिर ऐसे ही अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा SO2 है वो H2O से रिएक्शन करके H2SO3 या H2SO4 इस तरीके का कंपाउंड बना लेता है। और ये जो एसिड बनते हैं जब ये रेन की फॉर्म में अर्थ पर आता है, तो ये मॉन्यूमेंट्स के लिए, स्टैचूज़ के लिए, और जो हमारी ग्रोथ होती है प्लांट में, एक्वेटिक लाइफ, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये डेंजरस होता है। इसी की वजह से जो ताजमहल है वो उसका जो वाइट कलर है वो येलो में कन्वर्ट हो रहा है, और वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो ताजमहल है उसमें जो संगमरमर है उसका फार्मूला क्या है? CaCO3। और वो जब एसिड रेन होती है तो किससे रिएक्शन कर लेता है? H2SO4 से, और H2O4 से रिएक्शन करने के बाद वो क्या बना लेता है? CaSO4। तो जिसका कलर है वाइट, वो वाइट से कैसा चेंज हो रहा है? येलो। वो येलोइश कलर में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एसिड रेन जो है वो डेंजरस होती है मॉन्यूमेंट्स के लिए, स्टैचूज़ के लिए, बिल्डिंग्स, और जो हमारे ब्रिज होते हैं उनके लिए, और जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है उनके लिए ये हार्मफुल होती है, राइट। और एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से होते हैं? हमारे सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, राइट। चलो नेक्स्ट, द बिल्डिंग अप ऑफ टॉक्सिन्स इन अ फूड चेन इज नोन एज? ऑप्शन ए बायो ऑगमेंटेशन, ऑप्शन बी बायो एक्यूमुलेशन, ऑप्शन सी बायो डिग्रेडेशन, और ऑप्शन डी है बायो मैग्निफिकेशन। देखो इसमें क्या है, ये हमारा मान लो ये हमारा प्रोड्यूसर है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, फिर हो गया ये हमारा सेकंड ट्रॉफिक लेवल, फिर आ गया हमारा थर्ड ट्रॉफिक लेवल, और फिर हमारा यहाँ पे मान लो हो गया फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो एक ट्रॉफिक लेवल से जो हमारे टॉक्सिन्स हैं वो बढ़ते हुए चल जाते हैं। जैसे मान लो अगर DDT ही टॉक्सिन है हमारा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर 0.5 थी, फिर यहाँ बढ़कर 1 ppm हो गई, फिर यहाँ बढ़कर 2 ppm हो गई। इस तरीके से इस कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ते हुए चले जाना एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? बायो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है ना एनलार्जमेंट। तो ऐसे टॉक्सिन आप होना एक फूड चेन में ऐसे बढ़ते हुए चले जाना। जैसे मान लो DDT है, उसको हमने प्लांट में डाला, तो वो बारिश के टाइम पे कहाँ चला जाएगा? रिवर, पानी के साथ बहते हुए रिवर में आ जाएगा। अब रिवर में क्या है? फाइटोप्लैंक्टन यानी प्लांट, तो वो प्लांट में जाएगा। फिर उस प्लांट को जू प्लैंक्टन खाएगा, यानी कोई स्मॉल फिश खा लेगी तो स्मॉल फिश के अंदर जाएगा, फिर वो लार्ज फिश, और उससे बड़ी लार्ज फिश, फिर उस फिश को ह्यूमन बींग खाएंगे तो वो ह्यूमन बींग की बॉडी में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो टॉक्सिन्स है वो बढ़ते हुए चले जाते हैं एक फूड चेन में, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बायो मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट होता है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, बायो मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट? ऑप्शन ए है HNO3, ऑप्शन बी है H2SO4, ऑप्शन सी C12H8Cl6, ऑप्शन डी है NO2। तो यहाँ पर पूछा है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट क्या है। देखो परसिस्टेंट वो होते हैं जो बहुत लॉन्ग टाइम तक एनवायरमेंट में रहते हैं, जो बहुत लॉन्ग टाइम तक एनवायरनमेंट में ऐसे ही रहते हैं, यानी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो ये बायोडिग्रेड नहीं होंगे और बहुत टाइम तक ऐसे ही रहेंगे, बहुत टाइम तक ये ऐसे ही पड़े रहते हैं और ये बायोडिग्रेड नहीं होते हैं। जैसी कंडीशन में ये हैं वैसी ही कंडीशन में रहेंगे और बहुत लॉन्ग टाइम तक ऐसे ही रहेंगे, जिसके कारण पॉल्यूशन बढ़ता है। तो ये जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होते हैं, इसका एग्जाम्पल पूछा है, इसका ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो है C12H8Cl6, ठीक है। और ये जो परसिस्टेंट है ना ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, मतलब ये ग्रुप ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं एनवायरनमेंट के लिए, और ये बहुत टाइम तक एनवायरनमेंट में ऐसे ही रहेंगे। इनको इन शॉर्ट हम बोलते हैं POPs, राइट। अच्छा, ये जो C12H8Cl6 है, इसे हम बोलते हैं एल्डरीन, ठीक है। इसी का एक एग्जांपल और बताऊं तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट का ही एग्जांपल होगा DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये इसी का एग्जांपल है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के, बहुत समय तक एक एनवायरनमेंट में रहते हैं और बायोडिग्रेड भी नहीं होंगे, और ये पॉल्यूशन, बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन डू ग्रीन हाउस गैसेज एमिट? ऑप्शन ए है अल्ट्रावायलेट, ऑप्शन बी है विजिबल, ऑप्शन बी इंफ्रारेड, ऑप्शन सी है विजिबल और ऑप्शन डी है गामा। तो जो देखो अभी थोड़ी देर पहले ग्रीन हाउस बताए थे, ग्रीन हाउस गैसेज मेन गैसेज मैंने बताए थे, कौन सा CH4, एक मैंने बताया था मीथेन CO2, और बताया था नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, और क्या बताया था वाटर वेपर। तो ये हमारे मेन ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये क्या होता है, रेडिएशंस जो हीटिंग के कारण प्रोड्यूस होती हैं उसको ट्रैप कर लेते हैं, है ना। और जो हीटिंग से रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं उन्हें हम कौन सी रेडिएशन बोलते हैं, इंफ्रारेड। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो कौन सी रेडिएशंस को एमिट करती हैं, याद रखना है कौन सी गैसेज होती हैं, इंफ्रारेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट है, इंफ्रारेड। नेक्स्ट आता है इन विच ईयर वॉज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया इनेक्टेड? तो कौन से ईयर में जो हमारा एनवायरमेंट एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट है वो फाउंड किया गया था, वो आपको याद रखना है। कब? ऑप्शन है यहाँ पर 1986, ऑप्शन बी है 1974, ऑप्शन सी है 1992 और ऑप्शन डी है 2000। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1986। 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्ट किया गया था, राइट। चलो नेक्स्ट, Which of the following global convention was found to control mercury poisoning in the world? राइट। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि जो मर्करी पॉइजनिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो देखो मर्करी से याद रखना, मर्करी पॉइजनिंग के कारण जो डिजीज होती है ना, उसका डिजीज क्या है, मीनामाता। मीनामाता जगह है ना एक जापान में, बताया था ये मैंने। तो मर्करी पॉइजनिंग के कारण जो डिजीज़ होती है वो याद रखना है, मीनामाता। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ ऑप्शन में है एक बेसल कन्वेंशन, ऑप्शन बी है मीनामाता कन्वेंशन, ऑप्शन डी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और ऑप्शन डी है क्योटो प्रोटोकॉल। तो जिसका राइट आंसर है वो क्या है, मीनामाता कन्वेंशन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, मीनामाता कन्वेंशन, राइट। ये भी याद रखना कि जो मर्करी पॉइजनिंग की वजह से डिजीज़ होती है बॉडी में, कौन सी डिजीज़ होती है, मीनामाता। नेक्स्ट, ऑन विच डे इज वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है इसका 5 जून, ऑप्शन बी है 22 अप्रैल, ऑप्शन सी है 22 दिसंबर और ऑप्शन डी है 10 जनवरी। तो इसका राइट आंसर है 5 जून। 5 जून को वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट होता है, ये आपको याद रखना है, राइट। चलो नेक्स्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से किसके साथ हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन एसोसिएट है? ऑप्शन ए है इसका एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी है इसका एक्वाकल्चर, ऑप्शन सी है सेरिकल्चर और ऑप्शन डी इसका क्या है, वर्मी कल्चर। तो देखो याद रखना, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो किससे, हरित क्रांति जिसे हिंदी में हम कहते हैं, किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो क्या होगा, एग्रीकल्चर। तो जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से। एक और चीज़ जो आपको यहाँ पर याद रखनी है वो ये याद रखनी है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, हमारा एग्रीकल्चर। तो जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन है दैट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है। तो आप याद रखेंगे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है MS स्वामीनाथन, ठीक है।
तो MS स्वामीनाथन जो हैं उनको जाना जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से, राइट। अच्छा, उसके साथ यहाँ पर दूसरा वर्ड है एक्वा कल्चर। तो जो एक्वा कल्चर है वो हमारा फिशरी कल्चर से रिलेटेड है, जिसमें मरीन कल्चर आता है, जिसमें हम फिश जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको ट्रैप करते हैं, उनका कल्चर, उसको क्या बोलते हैं, एक्वा कल्चर। एक्वा पता ही ना, वाटर में प्रेजेंट वाला, राइट। नेक्स्ट आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर होता है सिल्क वॉर्म से रिलेटेड, जिसमें हम सिल्क वॉर्म की रियरिंग करते हैं, वो कौन सा होता है, सेरीकल्चर। और वर्मी कल्चर आता है वॉर्म से रिलेटेड, तो जो हमारा वॉर्म से रिलेटेड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर, राइट। तो यहाँ पर मैंने ये बता दिया है। यहाँ पर आप याद रखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड है एग्रीकल्चर से, और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट आता है माइकोबैक्टीरियम बोविस इन्फेक्शन इन कैटल लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है एंथ्रेक्स, ऑप्शन बी है लेप्रोसी, ऑप्शन सी है ट्यूबरक्लोसिस, और ऑप्शन डी है काउपॉक्स। तो आपको याद रखना है माइकोबैक्टीरियम बोविस इन्फेक्शन जो कैटल में होता है वो रिलेटेड होता है ट्यूबरक्लोसिस से, राइट। तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट है, ट्यूबरक्लोसिस। एंड द लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, इन्फेक्शन विद H5N1 लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। H5N1 की वजह से जो डिजीज होती है, कौन सी डिजीज है वो, ऑप्शन ए है HIV, ऑप्शन बी है स्वाइन फ्लू, ऑप्शन सी है बर्ड फ्लू, और ऑप्शन डी है फोल कोलेरा। तो ये याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी बर्ड फ्लू। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी बर्ड फ्लू, राइट। तो H5N1 की वजह से जो डिजीज होती है वो कौन सी है, बर्ड फ्लू। यानी बर्ड फ्लू का जो वायरस है उसका नाम क्या है, H5N1। देखो यहाँ पर एक और वर्ड हमें देखा है, HIV होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, है ना। तो इसकी फुल फॉर्म बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, और बताएंगे इससे जो डिजीज़ होती है उसका फुल फॉर्म फुल नेम बताएंगे डिजीज़ का, राइट। या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आर एनवायरमेंट के भी क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, और इससे पहले मैंने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर करवा दिए थे। अभी देखो हमारी यहाँ पर चल रही है केमिस्ट्री की सीरीज़, जिसमें ऑलरेडी हम कई सारे यूनिट्स को कवर कर चुके हैं। अब इसमें सिर्फ शायद 2 ही यूनिट हमारे रह रहे हैं। तो अगर आपको केमिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट करना है तो आप वो केमिस्ट्री की सीरीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो या कोई चाहता हो कि मैं वो अगर किसी यूनिट को आप चाहते हैं मैं उससे पहले कवर करूँ, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, तो उसको हम पहले कवर कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप उससे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।